आज का पहला हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। देखिए, समझिए पहले, किसी आवेश के आसपास के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाएं खींचनी पड़ती है। तो वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। परफेक्ट डेफिनेशन है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश गति करता है। यानी ऐसा लगता है हमें जैसे इस रेखा पर एक छोटा सा प्लस यानी धनावेश गति करते हुए आगे जा रहा है। निष्कोण वक्र कहने का मतलब है, निष्कोण वक्र रेखाएं हैं ये, इसका कहने का मतलब है कि इसका कोई निश्चित कोण नहीं है। अभी ये बल रेखाएं सीधी बनी हुई हैं, अगर इसके पास कोई माइनस आ जाए तो यही बल रेखा जो ऊपर जा रही है ये बल रेखा ऐसे चलने लगेगी और ये बल रेखा ऐसे सीधा जाएगी, नीचे वाली बल रेखा ऐसे आ जाएगी, ये बल रेखाएं इसको कैच करने लगेंगी, ये इधर मुड़ने का प्रयास करने लगेंगे। कुछ बल रेखाएं ही सीधी रहेंगी या दूसरी तरफ रहेंगी। तो ये बल रेखाएं सीधी नहीं है, ये निष्कोण है। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग इनका व्यवहार होगा। जैसे प्लस है और इधर भी प्लस आ गया तो ये बल रेखाएं जो आपस में चिपक रही थी ये दूर हटने की कोशिश करने लगेंगी। ये बल रेखाएं जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही थी ये बल रेखाएं ऐसे दूर हटेंगी और यहाँ से भी कुछ बल रेखाएं दूर हटने लगेंगी, इस तरीके से चलने लगेगा। अब यहाँ से कुछ और बल रेखाएं जो इसके प्रभाव में रहेंगी वो भी दूर हटेंगी, फिर ये नॉर्मल होंगी लास्ट में जाते जाते। दोनों प्लस है, प्रतिकर्षण हो रहा है तो बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। यहाँ कर्षण है, एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ये बल रेखाएं, बल रेखाओं का डेफिनेशन नोट करिए। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत परीक्षण धनावेश गति करता है। अगला टॉपिक हम लोग इसके गुण को समझेंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, हेडिंग लिख लो, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए इसके फर्स्ट पॉइंट को समझिए। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन से उत्पन्न होकर ऋण पर समाप्त होती हैं, यानी इस धनावेश से निकलती हैं और ऋण पर समाप्त होती हैं। ये खुली वक्र रेखाएं हैं। पहले पॉइंट में तो इतना ही होगा कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अगले पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि ये खुली हुई निष्कोण वक्र रेखाएं हैं। खुली हुई और बंद होने का क्या मतलब है? जैसे हम एक चुंबक लेते हैं तो यहाँ N और S, अगर यहाँ से बल रेखाएं N से चलकर और S पर जाती हैं तो यहाँ समाप्त नहीं होती है। ये बल रेखाएं इसके अंदर से होते हुए और बंद वक्र बनाती है और फिर यहाँ से रिटर्न लौटती है, तो ये बंद वक्र रेखाएं हो जाती हैं। लेकिन आवेशों के साथ ऐसा नहीं है। ये रेखाएं यहाँ चलकर यहाँ समाप्त हो गई है, इस ऋणावेश के अंदर नहीं गई है और अंदर जाके वापस लौट के नहीं आई है। इसलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट में ये लिखेंगे कि खुली हुई निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। उससे पहले हम थर्ड पॉइंट में ये समझ लेते हैं कि इन रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे यहां से एक रेखा ऐसे गई हुई है
अब यहाँ पर आप एक स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा ऐसे बनेगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये स्पर्श रेखा ऐसे बनेगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा हो गया। अब अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं अलग अलग होंगी जिसकी एक निश्चित दिशा होगी। ये प्रदर्शित हो रहा है कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा गया है उस बिंदु पर उस समय के लिए चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श रेखा की दिशा में है। यानी अगर कोई बिंदु ए पर पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आप कहना बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में। कोई कहता है बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, किस दिशा में है, तो आप बी पर एक स्पर्श रेखा खींच देना और कह देना इस दिशा में है। यानी इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ बिंदु बी पर इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, ये बात प्रदर्शित हो रही है। लेकिन अगर ये रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, जैसे एक रेखा यहाँ से गई और दूसरी रेखा यहाँ से गई और यहाँ पर एक दूसरे को ये काट चुकी हैं, तब यहाँ दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। एक इस रेखा को लेकर जो नीचे वाली रेखा है और इसको लेकर एक स्पर्श रेखा खींचे हम लोग तो ऐसे बन जाएगा, और एक इस रेखा को लेकर जो ऊपर से आ रही थी इस रेखा को लेकर खींचे तो ऐसे बन जाएगा। अब एक ही बिंदु पर एक ही समय दो अलग अलग दिशाएं कैसे हो सकती हैं? ये असंभव है। जैसे मैं एक ही समय पर एक ही दिशा में रह सकता हूँ, मैं अगर सामने देख रहा हूँ तो सामने ही देख रहा हूँ, पीछे इसी समय नहीं देख रहा हूँ, कुछ सेकंड बाद में पीछे देख सकता हूँ, कुछ माइक्रो सेकेंड बाद में पीछे देख सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम अभी एट प्रेजेंट टाइम मैं सामने भी देख रहा हूं और पीछे भी देख रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरीके से मैं घर पे हूं और यहां भी हूं, दोनों जगह एक ही समय नहीं हो सकता है। यहां भी वही बातें हैं, एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, तो आप क्या बोलोगे कि इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा की दिशा क्या है? तो यहां पर अदिश होने लगेगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो थर्ड पॉइंट में हम ये समझेंगे कि खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और फोर्थ पॉइंट में ये समझेंगे कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसा होने पर तुम लोग इतना सीरियस होकर पढ़ रहे हो ना कि समझ में नहीं आएगा। तुम लोग इतना सीरियस होकर मत पढ़ो। जिस दिन सारी दुकानें बंद रही लक्ष्मणपुर की, उस दिन मिठाई खिलाऊंगा मैं, वहां से गुलाब जामुन भी आएगा और सफेद वाली मिठाई भी लाऊंगा, ठीक। और समोसे की दुकान बंद रही तो समोसा भी आएगा उस दिन, लेकिन इतना सीरियस होकर ऑर्डर के पढ़ोगे तो दिमाग में नहीं जाएगा। रिलैक्स होकर पढ़िए और दिमाग ओपन करके पढ़िए, थोड़ा समझिए क्या कह रहा हूं मैं। दुकानें बंद रहे तो बताना। देखो यहां बिंदु P पर अगर रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो यहां दो रेखाएं प्रदर्शित हो जाएंगी, जिससे दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। ये असंभव है कि एक ही बिंदु पर दो दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, ये गलत हो जाएगा फिर पॉइंट यहाँ। इसलिए कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर आपसे कोई कहता है कि यहाँ किसी वैद्युत रेखा पर यहाँ पर किसी वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करता है, तो आप क्या बताओगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर कोई कहता है कि दो बल रेखाएं नहीं काटती हैं और फिर पूछ रहा है कि बताओ दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट रही, तो क्या बताओगे? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशा प्रदर्शित हो जाएंगी, जो असंभव है। प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशा प्रदर्शित हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो पहले इन 4 पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद 3 पॉइंट और 7 पॉइंट लिखेंगे, 6-7 पॉइंट। चलिए 4 पॉइंट को नोट करिए। पहले में लिखिए, पहले ये लिखिए, लैंग्वेज लिखिए, वैद्युत बल रेखाओं में निम्न गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। क्या लिखे हो? ऋणावेश पर समाप्त होते हैं। प्रेम बताना, ठीक है। यहां धनावेश से चल के यहां बताओ, सिर्फ धनावेश है। एकल आवेश के लिए क्या होगा? एकल धनावेश के लिए रेखाएं कहां से प्रारंभ होंगी और कहां समाप्त होंगी?
यहाँ तो 2 आवेश है ही नहीं, सिर्फ प्लस है। कहाँ से प्रारंभ होंगे? धनावेश से। कहाँ समाप्त होंगे? अनंत पर। ध्यान रखना आप लोग भी। एकल आवेश अगर कोई कह देता है कि ठीक है, आप कह रहे हो कि धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो और ऋणावेश को रखा ही नहीं जाए, सिर्फ धनावेश रख दिया जाए, तो कहना धनावेश से स्टार्ट होंगी, प्रारंभ होंगी और चलती जाएंगी अनंत तक। अब आप एक और जवाब दे दो, ऋणावेश के साथ क्या होगा? बल रेखाओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे और कहां से प्रारंभ होंगी, कहां समाप्त होंगी? नहीं, बस इतना ध्यान रखो, प्रारंभ धनावेश से होगा और अंत ऋणावेश पर होगा। तो ये रेखाएं अनंत से आएंगी और ऋणावेश पर समाप्त होंगी। लेकिन कंफर्म रही एकदम कि ऋणावेश के अंदर ही बल रेखा की दिशा को ले जाना है और धनावेश से बाहर ही निकालना है। अभी पूरा टाइम है तो हम बारीकियों को ढंग से पढ़ रहे हैं और अभी ये चीजें सब ध्यान दे लेनी है। शुरुआती 3 चैप्टर ही, उसके बाद आप लोगों को फिजिक्स आसान लगने लगेगा। बैठिए, यही चीजें मैं ब्रैकेट में नोट करवा देता हूं। उसी फर्स्ट पॉइंट में ही ब्रैकेट बनाइए और लिखिए, एकल धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर अनंत पर समाप्त होती हैं, जबकि एकल ऋणावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। सेकेंड पॉइंट में वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। थर्ड पॉइंट में लिखिए, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। फोर्थ पॉइंट, 2 वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी जो वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। 3 और स्वभाव है इनका। वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं तथा लंबवत ही समाप्त होती हैं। जैसे अगर कोई चालक आपका इस तरीके से है और ये आवेशित है, तो जो भी इससे बल रेखा निकलेगी वो लंबवत निकलेगी। यहां से लंबवत, ये पृष्ठ है तो इससे लंबवत निकलेगी, नीचे पृष्ठ है लंबवत निकलेगी। और अगर किसी चालक पर जाके ये समाप्त भी हो रही है तो निकलेगी लंबवत, भले ही मुड़ते हुए जाए, लेकिन समाप्त होगी जब जाकर लंबवत ही समाप्त होगी। यानी ये अगर आवेशों से ये निकल रही हैं बल रेखाएं, तो भी ये जहां पर पृष्ठ है उसके लंबवत ही निकल रही है। मान लीजिए ये धनावेश है और यहाँ से आप देख रहे हो ऐसे, तो स्पर्श रेखा खींचने पर ये लंबवत निकलती हैं, उसके बाद भले ही अपना वक्रीय रूप धारण कर ले, पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही जाकर समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलेंगे लंबवत, ऋणावेश पे जाकर समाप्त होंगी लंबवत। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि कभी भी बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। पृष्ठ से उत्पन्न पृष्ठ पर समाप्त, यानी किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जैसे आप गोला ही ले लो, आप ऐसे, और इसके पृष्ठ पर आपने आवेश दे दिया है। अब यहां से बल रेखाएं निकली और एक और आपने ऋणात्मक गोला लिया है, इसके पृष्ठ पर ऋणावेश दिया हुआ है, और जाकर ये ऋणावेश यानी दूसरे वाले ऋणात्मक गोले पर समाप्त होती हैं।
यहां से उत्पन्न हुई वहां समाप्त हुई, कभी इसके अंदर नहीं जाएगी। और जब बल रेखाएं अंदर जाएंगी ही नहीं तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। किसी भी चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं नहीं जाती हैं, जिसके कारण चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आपको वैद्युत क्षेत्र, आप समझ रहे हो कि वैद्युत क्षेत्र किसे कह रहे हैं, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र। लेकिन यहाँ 0 होने का क्या मतलब है कि अंदर वैद्युत क्षेत्र इसका है ही नहीं, प्रभाव है ही नहीं। अगर अंदर कोई आवेश रखा भी जाए किसी तरीके से तो वो न तो आकर्षित होगा और न ही प्रतिकर्षित होगा, अंदर कोई बल लगा ही नहीं पाएगा ये गोला। तो चालक के अंदर बल रेखाएं नहीं जाती, जिसके कारण चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। और 7वां पॉइंट ये होगा कि वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह होती हैं। ये लंबाई के अनुदिश फैलने तथा सिकुड़ने का प्रयत्न रखती हैं। जब विपरीत यानी विजातीय आवेश आता है तो लंबाई के अनुदिश फैलकर उसे पकड़ती हैं। अपोजिट हो जाएगा थोड़ा ये कहना, ये कि जब विपरीत आवेश आता है तो चुंबकीय बल रेखाएं उस पर बल लगाकर लंबाई के अनुदिश सिकुड़ जाती हैं, जिससे विपरीत आवेश उसके पास आ जाता है। जैसे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये बल रेखाएं ऐसे लगी एक दूसरे से और ये लंबाई में छोटी होने लगी। तो जब छोटी होने लगेंगी तो दोनों आवेश एक दूसरे के पास आ जाएगा। बस आप ये रखेंगे इस पॉइंट में कि चुंबकीय बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह होती हैं, जो लंबाई के अनुदिश फैलने अथवा सिकुड़ने का स्वभाव रखती हैं।